हेलो एवरीवन। आज हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण में किन-किन स्थितियों में वस्तु को कहाँ-कहाँ रखना है और उसका प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बनता है। सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण हम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ सतह, जिसका उठा हुआ सतह जो है वह रंगा हुआ रहता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका उठा हुआ सतह जो है वह रंगा हुआ रहता है। उठा हुआ सतह जो है वह रंगा हुआ रहता है। इसके बीच में एक पॉइंट होता है, बीच का जो बिंदु होता है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है, इसको ध्रुव कहा जाता है। इसके अलावा अगर दर्पण मान के चलिए एक गोला है और ये गोला को बनाया जाए, तो इस गोला का कहीं न कहीं केंद्र होता है। इस गोले का कहीं न कहीं केंद्र होता है। मान के चलिए ये गोला का केंद्र है, जिसको हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C द्वारा सूचित किया जाता है। जिसको C द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम आपको बता दें, C और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, C और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है, यह मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसकी ठीक जो आधी दूरी होती है, अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो आधी दूरी होगी, इसकी जो आधी दूरी होगी, यह कहलाता है दर्पण का मुख्य फोकस। यह कहलाता है दर्पण का मुख्य फोकस, जिसको F द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको कहा जाता है दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। तो ये रहा हमारा दर्पण। इसका बीच का जो बिंदु हुआ, इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको P द्वारा सूचित करते हैं। और दर्पण अगर गोला है तो गोला का कहीं केंद्र होता होगा, जिस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र C और P को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसको हम मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके बीच की जो आधी दूरी होती है, इसको हम मुख्य फोकस या F कहते हैं, जिसको F से सूचित किया जाता है। अब हम आज जानने जाएंगे कि अवतल दर्पण में हमको किन-किन स्थितियों में वस्तु को रखना है और उसका प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण में कुल मिलाकर 6 स्थिति में वस्तु को रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना होता है। इसमें से सर्वप्रथम हम 5 स्थिति के बारे में जानेंगे। 5 स्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है। वस्तु कहाँ रखा है इसका कोई अता पता नहीं है, अनंत पर रखा है। अनंत का स्थान निश्चित नहीं होता है। सबसे पहला स्थिति यह होगा। दूसरा स्थिति जो होगा, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाए। जब वस्तु को अनंत या वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाए। दूसरा केस है C और अनंत के बीच। C और अनंत के बीच। C और अनंत के बीच दूसरा केस ये है।
तीसरा केस ये होगा जब वस्तु को C पर रखा जाए, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखा जाए। जब वस्तु को C पर रखा जाए या वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चौथा जो स्थिति होगा जब वस्तु को C और F, C कहा जाता है वक्रता केंद्र, F कहा जाता है मुख्य फोकस। चौथा जो स्थिति होगा जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाए, C और F के बीच रखा जाए। और पांचवा जो स्थिति है जब वस्तु को F पर रखा जाए। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? F पर रखा जाए, यानी मुख्य फोकस पर रखा जाए। तो बारी बारी से चलिए हम प्रतिबिंब को रखते चले जाएंगे और इसका चित्र बनाते चले जाएंगे कि कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। सभी स्थिति में हम वस्तु के आकार को एक बराबर लेंगे। पहला स्थिति मैंने लिया जब वस्तु अनंत पर रखा हो। ये हमारा पहला स्थिति हो गया जब वस्तु कहाँ रखा है? अनंत पर। यह हो गया पहला स्थिति, अनंत पर वस्तु को रखा गया। दूसरा स्थिति मैंने बताया अनंत और C के बीच रखा गया है। जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखा गया। जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखा गया। दूसरा स्थिति है C और अनंत के बीच। C और अनंत, जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखा जाए। तीसरा स्थिति है जब वस्तु को अनंत पर वक्रता केंद्र C पर रखा जाए। तीसरा स्थिति जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाए। तीसरा स्थिति वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाए। चौथा स्थिति, तीसरा स्थिति मैंने बताया जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाए। चौथा स्थिति जब वस्तु को वक्रता केंद्र C तथा F के बीच रखा जाए। चौथा स्थिति है जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और F के बीच रखा जाए। चौथा है C और F के बीच। C और F के बीच रखा गया वस्तु को। और पांचवा जो स्थिति होगा वस्तु को F पर रखा जाए। वस्तु को F पर रखा जाए। वस्तु को F पर रखा जाए। जब वस्तु को F पर रखा जाए। पहला स्थिति मैंने बताया जब वस्तु अनंत पर रखा जाए। दूसरा स्थिति मैंने बताया वस्तु अनंत और C के बीच रखा जाए। तीसरा स्थिति मैंने बताया वस्तु को C पर रखा जाए। चौथा स्थिति मैंने बताया वस्तु को C तथा F के बीच रखा जाए। और पांचवा स्थिति बताया कि जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखा जाए। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले अवतल दर्पण में इस पांचों स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वह वास्तविक होता है। जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। और इस अवतल दर्पण के इस पांचों स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है ये पांचों के पांचों क्या होता है? उल्टा होता है। और उल्टा होने के साथ साथ क्या होता है? ये पांचों स्थिति में प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। तो आइए हम बारी बारी से जानेंगे कि इन पांचों स्थिति पर जब वस्तुओं को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इधर का जो एक नंबर होगा
उधर का 5 नंबर होगा। यानी जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। यानी उधर का 1 नंबर जो है इधर का 5 नंबर होगा। यानी जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर बनेगा, 1 नंबर पर। इसका 1 नंबर, इसका बनेगा 5 नंबर। फिर उसी प्रकार जब वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हो, अनंत और सी के बीच रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, इसका 4 नंबर। उधर से 2 नंबर, इधर का 4 नंबर। यानी जब वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी तथा एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा। तीसरा नंबर जो केस है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर मौजूद होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ये तीसरा केस में क्या होता है, जहां पर प्रतिबिंब होता है, सॉरी जहां पर वस्तु होता है वहीं पर प्रतिबिंब भी बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतने बड़ा प्रतिबिंब होता है। चौथे नंबर के केस में कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हो, इधर का चौथा नंबर, इधर का 2 नंबर होगा। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत तथा सी के बीच बनेगा, अनंत तथा सी के बीच बनेगा। अब आते हैं 5वें नंबर की ओर। जब वस्तु एफ पर रखी हो, यानी 5वां नंबर, इधर का 5 नंबर, इधर का 1 नंबर होगा। यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी इधर से 1 नंबर, इधर का जो 1 नंबर होगा उधर का 5 नंबर होगा। 1 नंबर होता है अनंत और 5 नंबर होता है मुख्य फोकस। 2 नंबर होता है अनंत तथा सी के बीच और 4 नंबर होता है सी तथा एफ के बीच। तो 2 नंबर पर जब वस्तु रखी होगी, अनंत और सी पर, अनंत और सी के बीच रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह सी तथा एफ के बीच बनेगा। उसी प्रकार जब सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यह कुछ शॉर्टकट हैं जो अगर हमें पता रहेगा तो कोई भी किसी भी स्थिति में अगर हमसे तुरंत पूछ दिया जाए कि वस्तु को इस जगह पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम तुरंत ही उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो के लिए या 10th क्लास की पूरी प्रकार से क्लासेस के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पर आ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। जो विद्यार्थी ट्यूशन फी देने में सक्षम नहीं है वह घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को इस तरह से बता सकूं जो उन्हें पढ़ाई आसान लगे और वह भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट से पास कर सकें। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।